चलो, हम लोग आज प्राचीन भारत का अंत करेंगे और अंतिम है सामंतवाद का प्रभाव। क्या है? प्रभाव। देखो, 3 स्तर पर है। राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक और सामाजिक, ये 3 स्तर पर सामंतवाद का प्रभाव है। अब देखो, वास्तव में हर्षवर्धन के काल और उसके बाद राजपूतों के काल आते आते सामंतवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये आपने अध्ययन किया ही है। और प्रशासन में तो इनका महत्व इतना ज्यादा हो गया कि शांति बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, न्याय देना है, सेना रखना है, सब इन्हीं के ऊपर आ गया। ठीक है। और वह अपनी सैनिक एवं व्यक्तिगत खर्च निकालकर शेष भू राजस्व केंद्रीय सत्ता तक पहुंचाता था। तो भूमि अनुदान का शर्त पालन नहीं करने पर उसके भूखंड को वापस लिया जा सकता था, परंतु व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं था। देखो, अनुदान पत्र में है कि यदि वो अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसके भूखंड को वापस लिया जा सकता है, परंतु व्यवहारिक रूप में ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो भाई आप जान रहे हो, क्या जान रहे हो, कि वो शक्तिशाली ज्यादा हो चुका है, केंद्रीय शक्तियां कमजोर हो चुकी है, वास्तव में सैनिक ताकत उसके पास है। तो वास्तव में धीरे धीरे यही चीजें वंशानुगत होती चली गई। तो उससे क्या हो गया, केंद्रीय सत्ता जो है उसकी सैनिक निर्भरता सामंतों पर हो गई। तो केंद्रीय शक्ति जो है, देखो कैसे होता है कि जो सेंट्रलाइज पावर है, वहां तुम देख रहे हो, मौर्य प्रशासन को याद करो, गुप्त को, कि भाई ये केंद्र है, ये प्रांत है और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्षेत्रीय शासन। ये एक राजनीतिक सूत्र में बंधा हुआ है। यहां से जो भी आदेश होगा उसे हर स्तर पर पालन किया जाए। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, देखो ये जुड़ा हुआ है लेकिन इस प्रकार से जुड़ा, ये केंद्र है, ये प्रांत है, ये लोकल स्थानीय प्रशासन है। हर स्तर पे यहाँ सामंत, यहाँ हर स्तर पे सामंत है। अब इसका प्रभाव बढ़ गया। तो देखो, अब सैनिक ताकत इसके पास है, सामान्य प्रशासन इसके पास है, ठीक है, न्याय भी इसके पास आ गया, भू राजस्व भी इसी के पास आ गया। ये तो अब सिर्फ मुखड़ा बन गया और ये वंशानुगत भी हो गई। ये चीजें क्या हो गई, वंशानुगत भी हो गई। तो सामान्य तौर पे आप देखोगे, सामान्य तौर कि वास्तव में राजा कमजोर होता गया और जो रीजनल शक्ति है, स्थानीय शक्ति है, वो शक्तिशाली होते चला गया। तो इससे क्या हो गया कि धीरे धीरे कई सामंत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता था या
राजा जब कभी कमजोर व्यक्तित्व का हुआ तो उसके बावजूद भी ये हो जाता था, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे या केंद्रीय सत्ता पर कब्जा कर लेता था। तो यहाँ पर केंद्रीय शक्ति कमजोर होती गई और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ती चली गई, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि जब भारत पर इस्लामिक अटैक हुआ तो उस इस्लामिक अटैक में सफल हो गया कौन? आक्रमणकारी। और हम भारतीय क्या हो गए? पराजित हो गए। अब ये तो इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ा। अब यदि हम इसकी आर्थिक प्रभाव देखें तो आप देखोगे कि कृषि जो अर्थव्यवस्था है इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। कैसे? छोटे छोटे राज्य तथा सामंतों के बढ़ोतरी ने व्यापार और वाणिज्य को तो चौपट कर दिया। व्यापार और वाणिज्य को क्या कर दिया? चौपट कर दिया। और स्थानीय माप तौल का प्रचलन हो गया। आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि यदि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, अलग अलग छोटे छोटे देश बन जाएंगे, तो चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे बाह्य व्यापार हो, वो अपने आप में बर्बाद होगा। क्यों होगा? आप ही बताओ कि दिल्ली से कानपुर माल भेजना है, इतने देर में यदि 10 देश हों तो हर देश का चुंगी कर अलग होगा, उसका स्थानीय रेट अलग होगा। अब 10 रुपये की चीज पर 100 रुपये का टैक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, टोटल वो 150 रुपये का चीज हो गया। तो आप बताओ 10 रुपये का चीज 150 रुपये में कौन बिकेगा? माप तौल की इकाई लोकल होती गई, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हो गए। इससे दूरस्थ व्यापार नष्ट हो गए। ठीक है। और दूसरे स्तर पे देखोगे कि वास्तव में केंद्रीकृत शासन प्रणाली में सीधा टैक्सेशन वसूल किया जाता था। अब केंद्र और जनता के बीच में ये सामंत बिचौलिया बन गया। क्या बन गया? बिचौलिया बन गया। वास्तव में इस व्यवस्था में होता क्या है कि भाई टैक्स किसान दे रहा है, राजा के पास जा रहा है, फिर किसान के कल्याण के लिए वो पैसा आ रहा है। अब ये बिचौलिया जो सामंत वर्ग है वो भूमि सुधार या अन्य सुधार के नाम पर टैक्सेशन बढ़ा रहा है और कृषकों को से वो पैसा ले रहा है। देखो, कृषकों से पैसा ले रहा है और वो पैसा क्या हो रहा है? ना तो राजा के पास जा रहा है, ना वो किसानों के हित में काम आ रहा है। वास्तव में वो सारी पैसे में से कुछ हिस्सा सरकार को दे रहा है, बाकी वो अपने भौतिकता पे खर्च कर रहा है। तो इससे क्या होता गया? राजा का भी शक्ति कमजोर होता जाता है, किसानों की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में किसी भी प्रकार के नवीनीकरण इनपुट को रखा नहीं जा रहा है। ठीक है। तो बहुत कम मात्रा में क्या हो रहा है? पैसा जन कल्याण पे खर्च किया जा रहा है। अधिकांश पैसा ये सामंत अपने भौतिकता पे खर्च कर रहे हैं। किसानों की हालत खराब हो गई तो भाई उनसे बेगार लेने की प्रथा शुरू हो गई, जिससे कृषकों की दशा और समाप्त खराब होती चली गई। या आप यूं कह सकते हैं कि कृषकों की हालत दासों जैसा हो गई। तो यहीं पर आप देखोगे कि यूरोपियन सामंतवाद और भारतीय सामंतवाद एक अनुरूप हो जाती है।
इस प्रकार भूमि पर सामंतों का स्वामित्व बढ़ता चला गया, राजा का स्वामित्व घटता चला गया और किसानों का स्वामित्व तो अर्थहीन हो गया। तो इस सामंती व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था में दो स्तर पर व्यापक परिवर्तन दिया। एक तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दिया, तो मौद्रीकरण रुक गया। दूसरा चीज क्या हुआ कि आप देख रहे हो, बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पर भी बिना इनपुट दिए आउटपुट निकालने का प्रयास किया, जिससे किसानों की भी हालत दासों जैसी हो गई, राजा की भी हालत खराब हो गई और इससे अधिक किसी को लाभ हुआ तो वो है सिर्फ और सिर्फ कौन? सामंत, और कोई नहीं है। अब देखो कि इसने समाज को कैसे रूढ़िवादी बनाया, जाति प्रथा को कैसे मजबूत किया। ये देखो, जैसे मान लो सैंपल ले लो, ये एक गांव है, इसमें सिर्फ ठाकुर साहब हैं और ये नाई है, ये पंडित जी हैं, ये भाई धोबी है, ये क्या है? बढ़ी है। क्या है? बढ़ी है। ये क्या है? लोहार है। ये क्या है? सोनार है। ठीक है, ये डिफरेंस जातियां हैं। हम सब भारतीय हैं, जान रहे हैं कि हमारा गांव ऐसा होता है। यहाँ की जितनी रकबा है, अभी तुमने पढ़ा कि इस पूरे पर भू स्वामित्व ना राजा का है, ना किसका है, इन लोगों का है, सब इस जमींदार का है, सामंत का है। किसका है? सामंत। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, यहाँ पर जो सरप्लस हुआ सब इनके पास है। अब भाई ये हम लोगों ने काम करके पैसे जमा किए। अब देखो कैसे इससे अर्थव्यवस्था और समाज दोनों प्रभावित हो। अब एक नाई है, गांव भर का भाई बाल दाढ़ी बनाता है, उसे एवज में अनाज लेता है। गांव भर धोबी गांव भर का कपड़ा धोता है और अनाज लेता है। बरही लकड़ी का काम करता है, अनाज लेता है। लोहार भाई लोहे का। इस प्रकार पंडित जी विवाह करवाते हैं, गांव भर उनको अनाज के रूप में देता है। तो देख रहे हो, ये विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था कि भाई आप अपने स्किल बेस पर काम करो और उस काम के एवज में आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ अनाज मिल रहा है। ठीक है, अब स्वाभाविक है इससे समाज भी क्या होगा? जटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जटिल। आप कहोगे क्यों होगा सर? ये बताओ, अब नाई यदि अपने बच्चे को मार मार के बाल बनाना, दाढ़ी बनाना सिखाएगा, बच्चा बोलेगा भी कि कट जाएगा, बोले एक आध का काट लो, एक आध दो हाथ खा लो, लेकिन सीखो। क्यों? वो उसके जीवकोपार्जन से जुड़ा हुआ है। नहीं, वो उसके जीवकोपार्जन से जुड़ा हुआ है, उसे वो काम करना होगा। अब देखो, ये बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंद अर्थव्यवस्था। कि भाई अब इस अर्थव्यवस्था को बाहर से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में संतृप्त है। कैसे संतृप्त है? तो भाई ये अपनी आवश्यकता इसी में से जुड़ा लेता है विनिमय के द्वारा। तो ये अर्थव्यवस्था क्या हो गया? संतृप्त होगा तो इसका अमौद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमौद्रीकरण। मौद्रीकरण समाप्त हो गया। तो भाई ये बंद अर्थव्यवस्था होगा तो समाज जटिल हो जाएगा, रूढ़िवादी होगी, जाति व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जात की अपनी पहचान है और वो उसके जीवों को पार्जन से जुड़ा हुआ है।
तो राजनीतिक रूप से डिसेंट्रलाइजेशन होगा, आर्थिक रूप से आपने देखा कि ये अमौद्रीकृत संतृप्त अर्थव्यवस्था होगी जो समाज की जाति व्यवस्था को और जटिल बनाएगी। इसलिए आप देखते हो कि जैसे जैसे वर्तमान में समाज का मौद्रीकरण हो रहा है, वैसे वैसे सामाजिक बंधन या सामाजिक रूढ़िवादिता क्या हो रहा है, ब्रेकअप होते जा रहा है। लोग व्यवसाय बदलते जा रहा है या व्यवसाय के स्वरूप क्या होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। वही नाई गांव में बाल दाढ़ी काट के क्या हो गया था कि भाई अनाज लेता था, आज वही यहाँ पर क्या कर रहा है, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे कस्बाओं में अपनी दुकानें खोल रहा है और यहाँ पर नकदी कमा रहा है। जहाँ पहले वो सेर दो सेर या साल भर में 40 किलो 50 किलो अनाज में बालदारी बनाते रहता था, आज वो डेली 1500 रुपया कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। सैलून खोल दिया है, महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर खोल रखे हैं। चीजें वही है, देख रहे हो जैसे जैसे मौद्रीकरण हो रहा है तो वो सामाजिक स्वरूप टूटते जा रहा है। तो आप बेहतर ढंग से समझ गए कि सामंतवाद का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसे जरूर लिखोगे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। लिखिएगा, इस काल में सामंतों का प्रशासन में अधिक प्रभाव बढ़ गया। इन्हें अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखना था, शांति व्यवस्था बनाए रखना था, लोगों को न्याय देना तथा सम्राट के लिए लोगों को न्याय देना तथा सम्राट के लिए सैनिक दल रखना, सैनिक दल रखना, साथ ही यह भी कही गई थी कि वह अपने सैनिक एवं व्यक्तिगत खर्च को निकालकर, वह अपने सैनिक एवं व्यक्तिगत खर्च को निकालकर शेष भू केंद्रीय सत्ता तक पहुंचाए, शेष भू राजस्व केंद्रीय सत्ता तक पहुंचाए। भूमि अनुदान के शर्तों का पालन नहीं करने पर, भूमि अनुदान की शर्तों का पालन नहीं करने पर राजा उसके भूखंड को वापस कर सकता था, राजा उसके भूखंड को वापस कर सकता था। परंतु व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं था। व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं था। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के स्थिति में
कमजोर होने की स्थिति में सामंतों को प्राप्त भूमि अनुदान, सामंतों को प्राप्त भूमि अनुदान वंशानुगत बन गई। वंशानुगत बन गई। सामंतों पर सैनिक निर्भरता अधिक होने के कारण राजा की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा। जिससे केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई। शक्तिशाली सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा में कोई भी देरी नहीं किया। जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिससे बाह्य आक्रमणकारी भारत में सफल हो गए। पैराग्राफ बदलो। जहां तक कृषि अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय परिवर्तन दिखाई देता है। छोटे छोटे राज्यों तथा सामंतों के बढ़ोतरी ने व्यापार एवं वाणिज्य पर बुरा प्रभाव डाला। स्थानीयता के कारण विभिन्न प्रकार के व्यापारिक नियम एवं चुंगी कर बनाए गए। स्थानीय माप तथा बाट का प्रचलन आ गया।
जिससे दूरस्थ व्यापार नष्ट हो गया, जिससे दूरस्थ व्यापार नष्ट हो गया। सामंतवादी व्यवस्था में सम्राट एवं किसानों के बीच बिचौलिया वर्ग तैयार कर दिया। बिचौलिया वर्ग तैयार कर दिया, जिससे कृषि पर आय का बोझ बढ़ गया। बोझ बढ़ गया। सामंत वर्ग के द्वारा भूमि सुधार या उपज बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था। और कृषक को कोई प्रोत्साहन नहीं था। आदि कृषक को कोई प्रोत्साहन नहीं था। क्योंकि कृषि उपज का अधिकांश हिस्सा कृषि उपज का अधिकांश हिस्सा विभिन्न सामंती देयों को निपटाने में ही समाप्त हो जाता था। जिस कारण कृषि में बढ़ोतरी नहीं हुई, यद्यपि यह भूमि उपज का 1/6 ही था, लेकिन वास्तविकता में इससे अधिक कर वसूला गया। सामंतों के द्वारा वसूला गया कर बहुत कम मात्रा में जन कल्याण के लिए खर्च किया जाता था। बेगार लेने की प्रथा विकसित हुई। और सामंतों तथा सामंतों के द्वारा बेगार लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। इससे कृषकों की दशा खराब हो गई।
कृषकों की हालात दासों जैसी होती गई। कृषकों की हालात दासों जैसी होती गई। यहीं पर भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद के अनुरूप हो जाती है। यूरोपीय सामंतवाद के अनुरूप हो जाती है। इस प्रकार भूमि पर सामंतों का स्वामित्व बढ़ता चला गया। इस प्रकार भूमि पर सामंतों का स्वामित्व बढ़ता चला गया। राजा का स्वामित्व घटता चला गया। राजा का स्वामित्व घटता चला गया। और किसानों का स्वामित्व तो अर्थहीन हो गया। और किसानों का स्वामित्व तो अर्थहीन हो गया। पैराग्राफ बदलो। इस नवीन अर्थव्यवस्था में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान किया। व्यापार एवं वाणिज्य के विनष्टीकरण के कारण गांवों में आत्मनिर्भरता आई। क्योंकि गांवों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार से जो सामग्री की आपूर्ति होती थी वह बंद हो गई। जिस कारण भारतीय ग्रामों में बंद अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति ग्रामीण आर्थिक इकाइयों से करने लगते हैं। जिससे वस्तु विनिमय का विकास होता है।